जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ आरडब्ल्यूए डिफेंस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक एक करके इंडिया ने अब तक जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं, चाहे वो 1947 का हो, 1971 का हो, 1962 का हो, 65 हो या फिर 1999 हो, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला होता है स्टार्ट हमारा 1947 वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले का जो बैकग्राउंड है वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि 1947 में जो युद्ध हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण था हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग। आज तक हम उस चीज़ को देखते हैं अपने आसपास में जो चीज़ें गलत हो रही है, अगर हम टेररिज्म की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के हो या अलग अलग तरह के जो अटैक्स हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो जो फीलिंग होती है दैट रिलीजनिज्म अब बहुत आ चुका है लोगों के दिमाग में। तो इसकी स्टार्टिंग इंडियंस ने नहीं करी थी। जब इंडिया पार्ट था, पार्ट नहीं कह सकते, कब्जा कर रखा था इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने, उस टाइम पे वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज लेके आते थे, रिफॉर्म्स लेकर के आते थे। खैर वो ये चीज दिखाते थे कि हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, जिसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाज 1905 में लॉर्ड कर्जन के रूल में, यानी कि जो यहाँ पे उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्होंने एक नया रिफॉर्म लेके आए। उसका नाम था द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये बहुत हिस्टोरिकल डेट है, आपको याद रखना है। ये किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। उन्होंने बोला क्योंकि एक जो बंगाल है, आज की डेट में जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है, वो पहले बहुत सारे स्टेट से मिलकर के बना था। आज की डेट में अगर आप वेस्ट बंगाल देखेंगे, चाहे बांग्लादेश हो, असम हो, उड़ीसा हो, बिहार, ये सारे को मिलाकर के पहले एक स्टेट हुआ करता था बंगाल के नाम से, और उनका बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी यहाँ पे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमें इतने बड़े स्टेट को एडमिनिस्टर करने में, यानी कि यहाँ पे शासन करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे। जब आपको किसी स्टेट को मैनेज करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होता है, एजुकेशन देना होता है, मेडिकल फैसिलिटीज देनी होती है, और इस सब को मैनेज करने के लिए जो लीडर्स होते हैं वो उनका काम डिवाइड हो जाता है। तो उन्होंने रीजन दिया कि ये बहुत बड़ा स्टेट है, हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी जो थी वो कुछ और थी। आप सब ने एसएसटी की क्लास में, अपनी जो अर्लियर वाली क्लासेस होती है, आपने पढ़ा होगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटिशर्स ने करी थी वो था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी इंडिया में, यानी कि आप जो भारत को रूल अगर करना चाहते हो तो आपको यहाँ के लोगों के दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी कि आप हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं। एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए आपको लोगों के दिमाग में डालना जरूरी है। तो इसका जो बीज था वो यहाँ से बो दिया था। आप देख सकते हैं साइड पे, इसकी वजह से जो रिएक्शंस हुए थे वो है, इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हुए थे वो है, और बाद में जाकर के खैर उन्होंने 1911 में चीजें थोड़ी बहुत सॉल्व कर दी थी। उसके बाद 1905 में जो भी हुआ, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ इंडिया में कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। जो लोग भड़क गए थे या जो लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे या जो चीजें हुई थी उसकी वजह से जो फर्क पड़ा, मुस्लिम्स ने अपनी अलग से एक, कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसी तरह से उन्होंने बोला कि अब हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनानी है, जिसमें मुस्लिम जो मेंबर्स हैं वही रहेंगे। एक अगले साल ही, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा लोगों को इन्फ्लुएंस होने में, बहुत जल्दी उन्होंने स्टेप ले लिया। आप देख सकते हो 1906 में फॉर्म हो गया था, और ये है उसके मेंबर्स। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ढाका में, जो कि कहाँ पे है? आज के डेट में बांग्लादेश की कैपिटल है। 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। और इसी की वजह से, इसी का जो कॉन्सिक्वेंस था, हम देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ही मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स आया इंडिया में, क्योंकि जैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो लोगों ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू करी, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अब क्योंकि इसके बीच में जब इलेक्शंस होते थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग होते थे वो जीत जाते थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग जो होते थे वो नहीं जीत पाते थे या उनके कम मेंबर्स होते थे। तो उनको लगा कि अब उन्हें क्या चाहिए? अब उन्हें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब इसका आसान शब्द में बताती हूँ कि अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं। आसान शब्दों में ये है। तो मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स आया कब? 1909 में, जिसका एम था, खैर ये ब्रिटिश प्रपोजल था। इसकी वजह से जो इंडिया का स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट में लेकर के, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें थी, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना उनका एम था। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा था? इसकी वजह से फर्क ये पड़ा था कि इंडिया में दो चीजें बन गई थी, हिंदू और मुस्लिम। लोगों का माइंड उस
लेवल पे पहुंच चुका था कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और इसी का मतलब धीरे धीरे वो बीज इतना पनपता चला गया कि 1947 में 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना के गाइडेंस में हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे आया, उन्होंने ही स्टार्ट करा। मतलब कि अब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अब उन्हें एक अलग स्टेट ही चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इससे पहले डायरेक्टली यहाँ तक आने से पहले मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली, इन दोनों का भी रोल था किस चीज में, चाहे वो पाकिस्तान का आइडियल हो कि अब हमें एक अलग स्टेट बनाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान को नेम देने की बात हो। तो इन लोगों ने नाम दिया, आइडिया दिया कि अब उन्हें एक अलग स्टेट ही चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे आता है और आप सबको याद है कि 1947 में एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, और एक तरफ हमारे लीडर्स को बहुत बड़ा दुख हो रहा था कि अब हमारा देश दो भागों में टूट रहा है। खैर बांग्लादेश तो बाद में जब आई थी ना डिमांड पाकिस्तान की, तो फिर वही चीज़ आई थी कि मुस्लिम मेजोरिटी है तो उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दीजिए और इसको वेस्ट पाकिस्तान बना दीजिए, मेजोरिटी की बात थी। अब आगे देखते हैं कि इसका रीज़न क्या था। जो पाकिस्तान है और आज तक जो चीज़ें होती हैं, मतलब वो चाहे हम टेररिज्म देख लें, चाहे हम मिलिटेंसी देख लें, चाहे हम अटैक्स देख लें, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है शुरुआत से लेकर के ही जो हमारे रिश्ते रहे हैं पाकिस्तान के साथ में वो थोड़े गलत नोट पे रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला युद्ध अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ, 1947 में, और इसका जम्मू कश्मीर राज्य को अपने साथ मिलाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसके हिस्से में आए। अच्छा, पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता था, उसके दो तीन बड़े रीजंस हैं, इसके आप लोगों ने ना अब तक देखा भी होगा। देखिए, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर, कारगिल है, ये 1999 वाला जो वॉर हुआ था उसकी लोकेशन है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सारे फौजियों के लिए, बहुत मतलब सब लोगों ने सुना ही होगा कि देखा जाए अगर सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड अगर माना जाए पूरी दुनिया में तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे है हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है, ये एक साइड चीन है, यहाँ पे पहले इंडिया का पार्ट था बट अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये है नदर्न रीजन किसका, पाकिस्तान का, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है बाकी का पाकिस्तान। ये जो इलाका है पूंछ, यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी किस चीज़ की, 1947 वाली जो जर्नी है। यहाँ पे भी अटैक्स हुए, श्रीनगर तक आने की उन्होंने कोशिश करी है, खैर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर क्यों चाहता है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर चाहता क्यों, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हम सब ने सुना होगा कि कोई भी जो देश है उसके लिए उसका पड़ोसी देश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिश्ते आपके पड़ोसी देश के साथ में कैसे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपका ट्रेड वहां से होता है, आपका टूरिज्म वहां से होता है, और अगर आपके नेबरहुड से रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप एक सेफ फील करेंगे, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, आपके पड़ोसी। ठीक है, उनको पता होता है आपके घर में क्या लूप होल्स है। अगर हम घर की बात करें तो आपके घर में छोटा सा भी इशू होगा तो साइड वाला फायदा उठाएगा, वो चाहे ट्रेड को लेकर के हो, टूरिज्म को लेकर के हो, या फिर हमारे जिसकी बांग्लादेश के साथ है, तो वहां पे अगर कुछ भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है तो इंडिया पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, रेफ्यूजीज आते हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें इंडिया का ये वाला पार्ट, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इतने बांग्लादेश, इतने सारे हम जो दूसरे बॉर्डर्स हैं, दूसरे देशों के बॉर्डर्स हैं, उनसे टच करते हैं। तो जम्मू कश्मीर अगर अपने आप में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 खैर 4 to 5 हम स्टेट से बॉर्डर टच करते हैं जम्मू कश्मीर के थ्रू। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और बाकी रीजंस जो है मैंने अभी आपको बताए, टूरिज्म, ट्रेड, और कई बार क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, अगर आप अपने स्टेट से हैं, ठीक है, कल आपको दूसरा देश आकर के कहे कि अब आप इंडियन नहीं है, ठीक है, तो वो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके दिमाग में ये चीज आए या वो कभी फील करे कि जिस देश से वो बिलोंग करता है अब वो उस देश का पार्ट नहीं रहा। अच्छा, जम्मू कश्मीर अलग हुआ कैसे, हमारा जो पूरा इंडिया है वो तो एक साथ था, जम्मू कश्मीर अलग कैसे हो गया। मैम जम्मू कश्मीर ही क्यों मुद्दा बना, देखिए पहले इंडिया के अलग अलग स्टेट्स थे, ठीक है, पहले महाजनपद थे, जनपद थे, इस तरह से हमारी अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें था। फिर जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने कुछ जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करी, उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने दो तीन को साथ में मर्ज करने लगे। फिर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन थे पॉलिटिशियन थे या कौन सी फेमस पर्सनालिटी थी जिन्होंने पूरे इंडिया को जोड़ने का काम करा है, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे, ठीक है, 500 से ज्यादा स्टेट्स थे, वो मैं अभी आपको एक नाम बताऊंगी कि उनका साथ किसने दिया था, लेकिन मेन कौन थे,
ठीक है, उनका आप मुझे नाम बताएंगे। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ करके हमने एक अपना आज वाला जो हमारा दिखता है वो प्यारा सा भारत है, प्यारा सा भारत है, वो हमने बनाया है। अब एक स्टेट थे जम्मू कश्मीर, जिसके थे महाराजा हरी सिंह करके, वो वहां के महाराजा थे और उन्होंने बोला था कि ना तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर पाएंगे ना वो इंडिया ज्वाइन कर पाएंगे। इसका रीजन है कि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी है, मतलब मुस्लिम ही थी वैसे तो, लेकिन उनको जो अगर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे तो जो हिंदूज हैं, ठीक है, उनके साथ चीजें गलत हो जाएंगी, उनको इन्फीरियर फील होगा या उनको माइनर फील होगा। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वो किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपना अलग एक सेपरेट स्टेट ही रहेंगे। ठीक है, जिसके आप पढ़ सकते हो, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने पर सहमति जताई और विलय के निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया। अच्छा, एक था, दो टर्म्स आप सुनोगे यहाँ पे, ध्यान से पढ़ोगे, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट और एक था, खैर पहले तो उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला। इसके बाद था एनेक्सेशन वाला। ठीक है, शुरू में इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे साइन कर लिया था, पाकिस्तान ने इसे साइन कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए एक बार, ये था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जिसे इंडिया ने साइन नहीं करा था, ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है, इन्होंने साइन कर लिया था। ये बहुत ध्यान से देखना कि हिस्ट्री का एक बहुत हिस्टोरिकल डेट है 26 अक्टूबर 1947, जब राजा हरी सिंह ने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें इंडिया का पार्ट बनना है। यानी कि एक चीज उन्होंने साइन करी थी, एक मैंने अभी आपको बताया स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, और एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेजन। तो पाकिस्तान, सॉरी, जम्मू कश्मीर ने वो इंडिया के साथ साइन कर लिया था। कौन सी डेट को साइन करा था, मैंने अभी आपको बताया 26 अक्टूबर 1947। यानी कि हरी सिंह ने बोला, महाराजा हरी सिंह ने बोला कि अब जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट एक्सेजन का मतलब ये था। अगस्त 1947 में दोनों देशों के बीच सांप्रदायिक संबंध और खराब हो गए। खैर मैं इसको ठीक से आपको पढ़ के ही बता देती हूँ। शुरू में उन्होंने बोला कि उनको इंस्ट्रूमेंट साइन करना है, लेकिन भारत ने वो चीज कुछ टाइम तक टाल दी। महाराजा ने भारत और पाकिस्तान दोनों को टेलीग्राम भेजकर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया। दोनों के पास भेजा था स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, इंडिया और पाकिस्तान के पास, लेकिन इंडिया ने वो साइन नहीं करा। हालांकि राज्य ने केवल पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने राज्य के 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में शामिल होने से पहले कोई समझौता नहीं करा। यानी कि यहां से पहले कब था हमारे पास, डेट कौन सी आई थी, मैंने अभी बताई थी आपको, 26 अक्टूबर 1947 से पहले कुछ साइन नहीं करा था। अगस्त 1947 में दोनों देशों के बीच सांप्रदायिक संबंध और खराब हो गए। जैसे कि वर्ड आया ना सांप्रदायिक, तो आप समझ जाइए कि वो किस चीज से रिलेटेड है, कम्युनल। हिंदू एंड मुस्लिम जैसे ये वर्ड आया तो वहां पे उनकी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई। और ये कहां पे था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में व्यापक हिंसा फैल गई। अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाला जो पहले एरिया था, इसको अब तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग नाम है, बट नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर करके। हजारों हिंदू और सिख मारे गए और महिलाओं का अपहरण हुआ। लाखों लोग दोनों देशों में शरणार्थी बनकर निकल पड़े। पश्चिम की ओर जा रहे मुस्लिम शरणार्थी और पूर्व की ओर जा रहे हिंदू सिख शरणार्थी, यानी कि ईस्ट की तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ। अगर ये बॉर्डर्स एरिया है, आप समझिए इसको ऐसे, अगर ये बॉर्डर एरिया है यानी कि यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, तो जो लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे वो हिंदू थे और जो वेस्ट की तरफ जा रहे थे वो मुस्लिम थे। एक दो मूवीज भी आई है जिसमें इसको बहुत अच्छे से दिखा रखा है, चाहे वो भाग मिल्खा भाग मूवी हो, गदर मूवी हो। आप लोगों ने देख करके कितना बुरा लगता है, मतलब कितना खून बहा था, कितने निर्दोष लोग उसमें, मतलब जाने चली गई थी बहुत लोगों की। इतने सालों का जो संघर्ष था कि हमें एक दिन आजाद होना है, एक तरफ वो खुशी थी और दूसरी तरफ बहुत लोग अपने घर छोड़ने पड़ रहे थे, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ रही थी, अपने जो बचपन से उनका घर रहा है वो सारी चीजें उनको छोड़नी पड़ रही थी। तो मतलब ये चीज किसी ने सोची भी नहीं होगी। पार्टीशन ऑफ इंडिया ने जितनी खुशी दी थी उससे ज्यादा तो लोग आज तक उस चीज का रिग्रेट करते हैं। खैर यहाँ पे एक चीज वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इस राज्य को एक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करने लगे। यानी कि कौन सा राज्य देखा जाए,
ये जो हमारा बॉर्डर लाइन वाली चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि हमें बस इससे क्रॉस करना है, हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। आप इस फोटो में देख सकते हो, ट्रेन है, ट्रेन में अंदर लोग हैं, बाहर चढ़ना चाहते हैं, ऊपर छत पे मतलब गिर रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, बहुत बेकार हालत हो गई थी। अगर आप बचपन में मूवीज देखोगे ना, उस तरह की आप देख भी नहीं पाओगे, इतना खून फैला हुआ था। अब आता है इंपॉर्टेंट 1947 के वॉर की स्टार्टिंग। खैर हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद चीज़ें इस सब में डिवाइड हो गई कि अब हिंदू इंडिया की तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर कुछ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई। कब तक? 29 अगस्त तक स्टेबिलिटी हम नहीं कह सकते, बट कुछ ना कुछ संघर्ष तो चल ही रहा था कॉन्टिन्यूसली। अब 29 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह को राजा याकूब खान की ओर से एक टेलीग्राम मिला, जिसमें पूछ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा। कुछ लोग आकर के यहां से स्टार्ट कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी है। ये रहा यहाँ पे बाग हवेली, कोटली, मीरपुर, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां से 1947 का जो वॉर था, अगर हम देखें कि लोग डेकॉर्ड्स आकर के कहां छिपते थे, वो ये वाला इलाका है। वो यहाँ पे आकर के हमले, मुसलमानों पर हमले का आरोप लगाया गया और चेतावनी दी गई कि वह लड़ने के लिए राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अब ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो जिस इंसान के बारे में यहाँ पे बात करी गई है राजा याकूब खान की, क्या ये वही इंसान है? अगर आपने मूवी देखी हो सेवन एक्स शो, खैर दो ब्रदर्स थे, जो एक ने इंडियन आर्मी चूज कर ली थी, वो दोनों आर्मी में ही थे, तब डिवाइड हुए तो एक ने पाकिस्तान चूज कर लिया और एक ने इंडिया चूज कर लिया। तो उन्होंने ही देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे एक टेलीग्राम भेजा कि मुसलमानों पर हमले का आरोप लगाया गया और चेतावनी दी गई कि वे लड़ने के लिए राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है। खैर ऑफिशियली तो उनके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी है, बट क्योंकि मुझे नाम मिला है तो मैंने नाम मेंशन कर दिया कि टेलीग्राम किसने भिजवाया था। टेलीग्राम किसने भिजवाया था, जो कि किसको मिला था? महाराजा हरि सिंह को। इन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, इनको पता कैसे चला कि इनका जो स्टेट है उसके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि कुछ लोकलाइट्स हैं, मतलब जो मैं वो वर्ड यूज कर सकती हूँ, कबाली, यानी कि जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो कुछ लोग थे, वो लोग चाहते थे, मतलब उनको शायद भड़काया गया या उनकी क्या इंटेंशन रही थी कि वो चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर पे आकर के हमला करे, वहां के लोगों को मारे और उस इलाके को कब्जाएं। ये चीज उस दिन से ही स्टार्ट हो चुकी थी। खैर 4 सितंबर 1947 को मेजर जनरल स्कॉट ने राज्य सरकार को बताया कि 2 और 3 सितंबर 1947 को लगभग 400 सशस्त्र लोगों का एक समूह पाकिस्तान से, झेलम नदी आप सबको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप सब मुझे अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो बता देना, वरना मैं जो अगली क्लास है उसमें सबको बहुत अच्छे से हमारी जो रिवर्स है, ठीक है, इंडस हो, झेलम हो, सतलुज हो, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वो सब मैं आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अब तक भी उन चीजों के बारे में हमारी जो रिवर्स है, स्टिल इंडिया इज हैविंग मर्सी ऑन पाकिस्तान, है ना, हम लोग अभी भी उस पर दया करते हैं, हम वो पानी मतलब उनको दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं। खैर कि वो इस नदी को क्रॉस करके राज्य में घुस आए हैं। उनका उद्देश्य लूटपाट और अल्पसंख्यक समुदायों को हमला करना था। 6 से 17 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ, ये वो डेट्स हैं, खैर ज्यादा आपके रेलेवेंस की नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीजें आई। एक टेलीग्राम आया, उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म करा कि इस तरह से 400 लोग हैं जो जा रहे हैं, आपको देखना होगा। ये वो डकैत्स हैं जो हमला करने आए थे ना 1947 में, वो इस तरह से सेटल्ड थे। खैर चारों तरफ खून बह रहा था लोगों का, सब अपनी फैमिली छोड़ रहे थे, बट स्टिल कुछ लोगों को था कि उनकी जमीन चाहिए, उन्हें अपना हक खाना है। खैर एक चीज होती है ना इन्फ्लुएंस करना, अगर आपको कोई किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए तो देन आप अपने आप की जो सारी पावर है आप उसको दे देते हो, आप थोड़ा सा भी उस वक्त नहीं सोचते हो। डिसेप्शन हेल्प इन आमीन पूछ, ये मैंने आपको बताया कि कैसा एरिया था, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। इन स्प्रिंग 1947 एन अपराइजिंग अगेंस्ट द महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ब्रोक आउट इन द पूंछ। अब इसका ये जो एरिया है वो कहाँ पे? रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब एंड द हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन द फ्यूचर पाकिस्तान। अब ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो हमारा प्रोविंस था, अब ये कहाँ पे है? अब ये पाकिस्तान में है और रावलपिंडी से इसका बॉर्डर लगता है यहाँ पे। It was driven by grievances such as high taxes, the Maharaja's neglect of the World War veterans,
एंड अबव ऑल मुस्लिम नेशनलिज्म विद द डिजायर टू जॉइन पाकिस्तान। अब इसका रीजन क्या था, मतलब ये जो लोग अटैक कर रहे थे वो रीजन हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा कि इसका कारण था कि थोड़े हाई टैक्सेस लगा दिए थे लोगों पे। अब जैसे कि इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन एक स्टेट पे सिर्फ एक राजा की मनमानी हो रही है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने राजा से हर कोई खुश हो। ठीक है, तो कुछ रीजंस रहे होंगे कि उन्होंने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, या फिर जो महाराजा है, अब वर्ल्ड वॉर में आप सबको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि इंडियंस का भी रोल था। उसी वक्त तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो बहुत सारे लोग थे जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रहे थे, लेकिन मे भी उनके साथ कुछ चीजें गलत हुई हो, जो वर्ल्ड वॉर में रहे थे उनके साथ कुछ चीजें गलत हुई हो। एंड अबव ऑल मुस्लिम नेशनलिज्म विद द डिजायर टू जॉइन पाकिस्तान। अब जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स थे, उनके अंदर कुछ लोग के अंदर डिजायर थी कि उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, तो मे बी वो उन लोग को सपोर्ट करेंगे। द लीडर ऑफ द रेबेलियन सरदार इब्राहिम खान एस्केप टू लाहौर बाय द एंड ऑफ अगस्त। वो निकल गए वहां से, लाहौर के लिए वो निकल गए। परसुएडेड द पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू बैक द रेबेलियन। कौन था? लीडर थे रेबेलियंस के, जो लोग थे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना चाहिए, और ये जम्मू कश्मीर के ही थे जिनके लीडर ये थे। इन्होंने बोला जाकर के वहां पे जाकर के कि इस तरह से उनको पाकिस्तान में शामिल होना है। इन एडिशन टू द बैकिंग, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ऑथराइज्ड an invasion of the state by the ex-Indian National Army personally in the south and a force led Major Khurshid Anwar. These invasions eventually led to the first Kashmir War. खैर, जो हम अभी बात करें 1947 वॉर वाला, इसको एक और वर्ड से बोला जाता है फर्स्ट कश्मीर वॉर। ये किसके बीच में लड़ा गया हम सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान के, एंड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद कश्मीर। आज तक वो ये चीज चाहते हैं कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए, इसके फॉर्मेशन के लिए वो लोग अब तब से लेकर के अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। The Poonch Jagir was since been divided across Azad Kashmir administered by Pakistan and the state of Jammu and Kashmir administered by India. अच्छा, इसका रीजन क्या था आजाद कश्मीर का? वो दो, जम्मू कश्मीर जो पूरा था, अभी आप देखिए ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसको वो ये कह रहे हैं अभी ये वाला जो है ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, उसको वो कहते हैं आजाद कश्मीर, और इसके लिए मे भी उनका स्ट्रगल था। खैर, अब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए इनका स्ट्रगल था, बट वो चाहते तो वो पूरा जम्मू कश्मीर ही एनेक्स करना चाहते थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। आज तो बेटा मैं इंग्लिश की तरफ देख भी नहीं रही हूँ, बट क्योंकि पैराग्राफ इंग्लिश में ही था, मैंने जहां से डाटा वगैरह चीजें निकाली है वहां पे इसको हिंदी, अब मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ हिंदी में, ठीक है, फिर आप मत बोलिएगा कि मैम हिंदी में पढ़ाइए। अब तो मैं इंग्लिश की तरफ देख भी नहीं रही हूँ, ठीक है, चलिए मजाक कर रही हूँ। अब इसके आगे की बात, हमने इस चीज को डिवाइड कर लिया है। हमने अब तक बात करी थी कि ट्राइबल इन्वेजन, कौन थे वो ट्राइबल इन्वेजन? 4 श्रीनगर की जो टुकड़ी थी, ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया, सितंबर से स्टार्ट कर दिया आना। अब इसके बाद क्या होता है, उनका जो इन्वेजन का प्लान है, ठीक है। आज हम जब देखते हैं फौज के अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, अगर चाहे हमें रिटेलिएट करना हो या फिर हमें कुछ भी स्टार्ट करना हो, स्ट्राइक करनी हो, तो हर चीज को ना ऑपरेशन बना देते हैं, मतलब हमारा एक मिशन होता है। उसी तरह से अब जब पाकिस्तानी कुछ करते हैं, कोई भी कंट्री कुछ भी करती है, तो अपने ऑपरेशंस लॉन्च करती है, उनको कुछ नाम देती है, उनका जो एम होता है, उनका जो एम होता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान ने भी कुछ ऑपरेशंस स्टार्ट करे। सबसे पहले इन्वेजन का जो आक्रमण की योजना थी कि उनको करना कैसे है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का आक्रमण बहुत सावधानी से योजनाबद्ध था, मतलब अच्छी खासी प्लानिंग करके आए थे वो। इस योजना का उद्देश्य सीमा पर हिट एंड रन हमलों के माध्यम से राज्य की सेना को छोटे छोटे समूहों में बांटना था, यानी कि वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड होने वाले थे और फिर अटैक करने वाले थे। इसमें रक्षा बलों को पूरे दक्षिणी सीमा क्षेत्र में छोटे छोटे गैरीसनों में फैलना पड़ा। भारतीय सैन्य स्रोतों के अनुसार पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग, मैंने अभी बताया था, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा था। ये जिन बच्चों का वनडे एग्जाम्स होते हैं, खैर ये वीडियोस जो है हम नॉलेज के लिए तो देख ही रहे हैं, नॉलेज के लिए तो मतलब पता होना चाहिए, आप सब फौजी, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है, इंडियन वॉर्स की क्या हिस्ट्री रही है, प्लस आपको एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसकी आपको कोई वनडे एग्जाम्स में अगर ये पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है, जीएस का पार्ट है। कौन सा ऑपरेशन था जो पाकिस्तान ने सबसे पहली बार स्टार्ट करा था इंडिया के खिलाफ? वो था ऑपरेशन गुलमर्ग। योजना बनाई थी जिसे 20 अगस्त 1947 से लागू किया गया। कब से स्टार्ट करा? 20 अगस्त से। देखो मतलब इंडिया आजाद हुई मुश्किल से 5 दिन हुए थे और वो लोग तभी से वो चीजें स्टार्ट कर चुके थे। खैर एक बार यहाँ पे देखेंगे, ये है इनिशियल इन्वेजन बाय इरेगुलर फोर्सेस, ऑपरेशन गुलमर्ग। कब का था ये प्लानिंग? 20 से 26 अक्टूबर तक।
ये शायद जूम नहीं हो पाएगा बट फिर भी आई ट्राई टू शो। ये है पूंछ वाला इलाका, मुजफ्फराबाद, तिथवाल। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के आप ये बैटल अलग से ना, एक बैटल लड़ा गया तिथवाल का, ठीक है। रजौरी, पूंछवली, कश्मीर वैली, श्रीनगर, बारामुल्ला, ये वर्ड्स तो आप अभी भी सुनते रहते होंगे ना, जब भी अटैक्स होते हैं, जब भी न्यूज में कश्मीर की बात होती है तभी आप सुनते रहते होंगे। नौशेरा, इसके लिए भी एक अलग से लड़ाई हुई है, जिसके लिए हमारे बहुत फेमस जो पीवीसीज है, परमवीर चक्र अवार्डीज है, उन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे लड़ाइयां लड़ी थी और आज तक वो बैटल्स बहुत फेमस है। ये आपका जम्मू, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा क्लियरली, मैं तो वहां पे दिखा रही थी। हाँ, तो देखिए गुलमर्ग है, बारामुल्ला है, तिथवाली है जिसके अलग से बैटल रहा है, नौशेरा, बल्कि ओटीए में एक अलग से कंपनी है नौशेरा के नाम से, जो बच्चे आगे जाकर के ऑफिसर के लिए ट्राई करेंगे उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जम्मू पूंछवली यहाँ तक आ गए थे, हमने बताया था ना पूंछवली तक वो लोग आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे, एम कहाँ था, जम्मू जाने का, यहाँ तक एंटर करने का उनका एम था। कोटली, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, स्कार्दू, ये भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी उन्होंने अपने, अब देखिए कारगिल कितना पास है, अब 1947 में ये हुआ है, 1999 तक आते आते मतलब उनके एफर्ट्स इतने थे कि वो ये पूरा पार्ट नेक्स्ट करना चाहते थे। खैर अभी यहाँ पे कारगिल का बहुत छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, स्कार्दू अभी भी उनके पास ही है और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कुछ साइट्स है जो स्कार्दू में रही है। खैर ओवरऑल ये इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है, इससे बस मुझे आपको यही बताना था। खैर इस योजना में 20 लश्कर यानी कि कबायली मिलिशियन बनाए गए, जिनमें प्रत्येक से लगभग 1000 पश्तून लड़ाके थे। इन्हें बन्नू, वाना, पेशावर, ये वर्ड्स है, ये जगहों के नाम है, वाना, पेशावर, कोहाट, थल, नौशेरा में इकट्ठा किया गया। ये जगहें थी जहां पे वो इकट्ठा हुए आकर के। हम उनकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात क्या कर रहे हैं कि इन जगहों पे जो मैंने आपको नाम बताया, जो मैंने आपको दिखाई चीजें, उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च करा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, चीजें आगे बढ़ते चले गए, वो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स में वो डिवाइड हुए और वो इन लोकेशंस पे पहुंचे। इनका लक्ष्य 18 अक्टूबर को एकताबाद, कौन सी जगह थी जहां पे वो इकट्ठे होने वाले थे, अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए थे, जिन जिन जगहों पे वो जाने वाले थे, ये वो नाम है। मैं हटा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आरडब्ल्यू डिफेंस की बाकी वीडियो पीडीएफ मिलती है, वहां पे मिल जाएगी। कहाँ पहुंचना था, एकताबाद में, और 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना था। कब पहुंचना था, 22 अक्टूबर को, डेट क्या रही थी, 22 अक्टूबर को। और अगर आपको याद है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज कब साइन करा था, कब याद साइन करा था, उसी के आसपास, आई थिंक 26 को करा था, हाँ 26 को कर दिया था हमने साइन, हाँ, यानी कि जस्ट 4 दिन बाद, क्योंकि राजा हरि सिंह को, महाराजा हरि सिंह को ये चीज पता चल चुकी थी दैट उनसे वो चीजें डील नहीं कर पाएंगे, उन्हें इंडिया की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उनके बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना था। 10 लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर घाटी पर हमला करते हैं और बाकी 10 पूंछ, भीमकर, रावलाकोट और विद्रोही के साथ मिलकर जम्मू की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार पॉइंट्स दिखा देती हूँ, मुजफ्फराबाद, पूंछ, भीमबर और रावलकोट, मुजफ्फराबाद, पूंछ, रावलकोट इस पे नहीं है, और इनको जाना कहाँ था, यहाँ पे, ये इनका में यहां से स्टार्ट कर दिए थे ये। अब इंडिया टू रेस्क्यू, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, 22 अक्टूबर पे जाकर के उनको जिस भी जगह पे इकट्ठा होना है, 22 अक्टूबर को उन्हें जम्मू में एंटर करनी है, लोकेशंस वगैरह तय कर लिए। अब इंडिया का क्या रोल रहा था, 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार को कश्मीर पर आक्रमण की पहली सूचना मिली। भारत सरकार तक इंफॉर्मेशन आ गई थी, कैसे आई थी वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अभी भी है। महाराजा हरि सिंह ने भारत से तत्काल सैनिक सहायता मांगी, उसी वक्त 26 अक्टूबर को होना था, 24 अक्टूबर को उन्होंने हेल्प मांगी। भारत ने निर्णय लिया कि सेना तभी भेजी जाएगी जब जम्मू कश्मीर का औपचारिक रूप से भारत में विलय हो जाए। जिसके मैंने बताया, उन्होंने पहले स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला, जो इंडिया ने साइन नहीं करा। बाद में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज मांगा कि आप देखिए, कोई भी सिंपल सी चीज है कि हम दूसरे देश में जाकर के, मतलब उस वक्त तो खैर अलग ही स्टेट बन गया था जम्मू कश्मीर, देश नहीं मान करके, क्या हम आपके देश में किस हक से आकर के, हम आपके जो देश में लोग आ रहे हैं उनको किस हक से आकर के हम उनसे लड़े, जब हमारा कोई हक ही नहीं है।
है ना, आप हमसे अलग हो गए, आप इंडिया में पार्ट नहीं बन पाए हो, नहीं बनना चाहते थे, तो आप हमें पहले वो हक दे दीजिए कि हम आपके स्टेट में आकर के जो भी आपके दुश्मन है, जो भी एंटर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो लोग आना चाहते हैं, आप वो हमें हक दे दीजिए। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले साइन करवाया, फिर उन्होंने अच्छा 25 अक्टूबर 1947 को वीपी मेनन जम्मू गए और महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर लौटे। देखिए हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्होंने अपनी खुद की एक इनके ऊपर बुक भी है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ना। मैंने बताया था ना कि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने पूरे इंडिया को जोड़ने का काम करा है, ये उन्हीं के साथ थे और इन्होंने कम से कम 500 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ लाने को, आज जो हम इंडिया देखते हैं ना, इंडिया का जो मैप है, इसको एक साथ लाने में, एक साथ बनाने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है एंड ही इज वन ऑफ देम। ये जम्मू गए, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया। तो आप ये एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन करवाया, जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन करवाया, वो करवाया वीपी मेनन ने। 26 अक्टूबर 1947 की शाम को भारत के गवर्नर जनरल ने इस दस्तावेज को स्वीकार किया और जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल, माना कि भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कोई ऐसी परफेक्ट डेजिग्नेशन नहीं मिली थी। तो उस वक्त जो थी, मतलब फ्रीडम के टाइम पे 1947 के टाइम पे ही, मतलब अगस्त के टाइम पे ही जो थे, तब तक मतलब कि अक्टूबर तक वही थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो इन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया। तो कानूनी रूप से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को लगता है ना, आज भी वो लोग बोल देते हैं कि जम्मू कश्मीर तो खुद से नहीं बना, हमने जबरदस्ती उसको ले, नहीं, हमने पहले उनसे चीजें साइन कराई हैं, कानूनी रूप से आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना है। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह एक सिख बटालियन को दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा श्रीनगर भेजा गया, यानी कि अगले ही दिन। अच्छा, सबसे पहली कौन सी बटालियन थी जो जम्मू कश्मीर को डिफेंड करने के लिए वहां पे पहुंची? वो थी सिख बटालियन। मैंने अभी RWSSB इंटरव्यू पे एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं एक एक करके सारी सीरीज के बारे में अच्छे से बता रही हूँ। अगर आप सबको इंटरेस्ट है रेजिमेंट्स के बारे में जानने का, आप वो जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी बटालियन है? सिख बटालियन, जो कि कहा गई थी जम्मू कश्मीर डिफेंड करने के लिए। मैंने अभी जिन फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करी थी वो है ये, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। खैर, हम अपने जो लीडर्स हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, बट उनकी जो जर्नी रही, उनके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। ही इज वीपी मेनन, ये है वीपी मेनन जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को साथ जोड़ने काम करा और जो सबसे पहले इंसान जो जाकर के जम्मू में जाकर के साइन करा के आए थे, जम्मू कश्मीर जाकर के। अच्छा, इससे पहले हमने क्या कर लिया, इंडिया ने रेस्क्यू करा। सबसे पहले क्या था? ट्राइबल इन्वेजन। उन्होंने आए, ग्रुप्स बने, कौन कौन सी जगहों पे जाकर के वो इकट्ठा हुए, क्या उनकी प्लानिंग थी 22 अक्टूबर की, है ना, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया ने रेस्क्यू करने के लिए क्या करा? इंडिया ने रेस्क्यू करने के लिए क्या करा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, प्लानिंग करी, कानूनी हक दिया पहले, फिर उन्होंने अपने बटालियंस को भेजा। उसके बाद होती है युद्ध की शुरुआत, ठीक है। कब से होती है? 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर 1947 को दुश्मन के साथ वास्तविक युद्ध शुरू हुआ। जब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची तब पता चला कि दुश्मन बारामुल्ला के बाहरी इलाके तक पहुंच चुका है। अभी क्या हमने बारामुल्ला का लोकेशन देखा था? ये रहा, कहां तक पहुंच चुकी है? यहां तक, ठीक है। पहुंचना कहां था? उनका मेन एम था जम्मू तक जाना। लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रणजीत राय ने तुरंत अपनी पहली कंपनी को बारामुल्ला भेजा ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की डोगरा टुकड़ियों की रक्षा स्थिति को मजबूत किया जा सके। कौन थे फेमस? आपको ये बहुत अच्छे से नाम याद रखना है। कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल देवन रंजीत राय। मैं आप सबको इनका पहले फोटो दिखा देती हूँ। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे पहली बटालियन सिख बटालियन, लेफ्टिनेंट कर्नल, नाम याद रखना। इन्होंने अपनी कंपनी को भेजा कि वहां पे जो पहले से जो उनकी लोकल जो स्टेट सर्विसेज है, स्टेट पुलिस जो है, डोगरा टुकड़ों की रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए बोला। दुश्मन के हमलावर लगभग 4000 की संख्या में थे, जैसे हमने बताया था 4 ग्रुप्स डिवाइड हो चुके थे लश्कर्स के, ठीक है। और एक ग्रुप में 1000 लोग थे। उनकी लोकेशंस भी बताई थी आप सबको, बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से एरियाज है। कर्नल राय कश्मीर की मुक्ति के युद्ध में शहीद होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। मैंने भी बोला था ये नाम याद रखना। तो पहले अधिकारी जो 1947 की वॉर, या देखा जाए तो इंडिया के फ्रीडम होने के बाद अगर पहले इंसान जो शहीद हुए उनका नाम क्या था?
लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, और उनकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये आप देख सकते हो, जब वो वहां तक जाना चाहते थे बारामूला के, उनके फोटोज हैं। मतलब रिबेलियन इस लेवल तक आ चुका था उन लोगों का कि वो लोगों के साथ क्राउड में इकट्ठा होकर के। खैर जब वो जम्मू के हवाई अड्डे पे पहुंचे, आप देख सकते हो JNK की बस है, बस नंबर है, उर्दू में कुछ लिखा है। यहाँ पे एयरफोर्स वाले हैं, सोल्जर्स हैं, कैप है, थोड़ा बहुत मतलब है तो खैर ये ब्लर पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट है। खैर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये कोई कहीं से ऐसा डाटा नहीं है, बहुत ऑथेंटिक डाटा है। मैं कोई ऐसी इमेज यूज नहीं करी है, मैं चाहती हूँ कि आपको रियलिटी में दिखाऊं, भले आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा हो, बट उस टाइम पे ऐसी ही फोटोग्राफी होती थी। मैं चाहती तो ये फोटो आपको कलरफुल भी दिखा सकती थी, बट दिस इज द रियलिटी। उस टाइम पे जो इमेजेस होती थी वैसी होती थी। खैर उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप सबको पता होगा कि जब गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी सोल्जर्स होते हैं, वो जिस तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी जो सर्विस होती है उसके बेस पे उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। और वो जो अवार्ड्स होते हैं ना, आपको किसी और सर्विस में जो रिस्पेक्ट होती है वो उसके इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। खैर सारे प्रोफेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बट शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, उन सबको जिन भी सम्मान से दिया नवाजा जाता है, उनको हम कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। अलग अलग तरह के अवार्ड्स होते हैं। अगर आप पीस टाइम की बात करें, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आतंकवाद नहीं हो रहा, अगर आप नॉर्मल अपनी सर्विस कर रहे हैं तो अलग तरह के अवार्ड्स होते हैं। और अगर देश में युद्ध जैसी स्थिति है, या युद्ध जैसी भी नहीं है, और अगर आप अपने देश को बचाने के लिए किसी ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं, या फिर आपकी जान चली जाती है, या आपकी जो शौर्य है, आपकी जो हिम्मत है, उसके लिए आपको अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको कौन सा मिला था? सबसे पहले जो थे उनको मिला था महावीर चक्र। मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत, पोस्टमसली एक इंग्लिश में वर्ड यूज कर लेते हैं। खैर मैं नहीं बोल रही हूँ से इंग्लिश, पोस्टमसली, ठीक है, ये वर्ड होता है इंग्लिश में, और हिंदी में ये होता है। सेना की अग्रिम तैनाती ने श्रीनगर को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने जो डेजिग्नेशन दे दी थी, लोगों को पहुंचा दिया था उनकी लोकेशंस पे, तुरंत एक्शन लेकर के, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली इमीडिएट एक्शन। आपको पता है आर्मी में ना आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना होता है। और ये बहुत फेमस लाइन है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी, कि कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, आपको फैसला लेना है जल्दी से जल्दी, और फिर उस फैसले को सही या गलत बनाना है, ये आपका काम है। और ये फौज में होता है। 13 नवंबर 1947 को उरी क्षेत्र में, उरी के नाम से मूवी भी है, और उरी में अटैक भी हुआ था। आप सबको याद होगा कौन से साल में उरी में अटैक हुआ था, या आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्षेत्र की पुनः प्राप्ति के बाद श्रीनगर पर खतरा समाप्त हो गया। उरी में जब अटैक हुआ था, खैर वो अभी इंडिया का पार्ट है, बट उस टाइम पे उनकी कोशिश थी कि वो उस पर भी अटैक करके उसको भी अपना पार्ट बनाना चाहते थे, और इसी वजह से शायद आज तक भी जम्मू कश्मीर के जो वही पार्ट्स हैं उन पे हमारी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल होता है कि दैट वी आर प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग। हमलावरों ने पाकिस्तान सीमा के पास काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और पीछे लूटपाट, अत्याचार, विनाश का निशान छोड़ दिया था। हम लोगों ने ना, हम चीजें बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मूवीज में थोड़ी रियलिटी दिखा दी जाती है, उससे भी ज्यादा भयानक होती है वो चीज। अगर आप देखेंगे ना, विमेन के साथ कितना गलत होता था, बच्चों के साथ कितना गलत होता था, इवन लोगों को जिंदा मार देते थे, बहुत गलत होता था। चारों तरफ खूनो, मतलब कहते हैं ना, एक तरफ आजादी थी, खुशी थी, मतलब इतने लंबे से टाइम से सबका स्ट्रगल था, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, और एक तरफ उन सबको वो चीजें देखनी पड़ रही थी, तो उनके लिए और भी मुश्किल वाली घड़ी थी। अब हम बात करेंगे लड़ाइयों की, तो ये जैसे कि जगह पे लड़ाई होती है ना, उसके नाम से होता है। बदगाम के नाम से एक इलाका था, उसके नाम से एक लड़ाई है, बदगाम की लड़ाई। अभी मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। झांगर का पतन और पुनः कब्जा, यानी कि कैप्चर एंड रिकैप्चर ऑफ झांगर। नौशेरा की लड़ाई, ये जगह मैंने अभी आपको दिखाई थी, नौशेरा। तितवाल, तितवाल मैंने अभी आपको दिखाया था, तितवाल की ओर अग्रिम अभियान। पूंछ की घेराबंदी से मुक्ति, छम में तितवाल तक युद्ध। ये सारी लड़ाइयां थी, ठीक है, इनके बारे में अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। ये है पूंछ की रक्षा, ये उस एरिया के लिए वो लोग आ गए थे। 1 साल तक चली घेराबंदी, हवाई आपूर्ति की जीवन रेखा और ऑपरेशन इजी। अच्छा, ये जो पूंछ के लिए था, ये जो अभी हमने देखा, इसके लिए था एक ऑपरेशन, ऑपरेशन इजी। अभी तक हमने 2 ऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया, ऑपरेशन गुलमर्ग और एक था ऑपरेशन इजी, ठीक है। खैर उनका जब ऑपरेशन गुलमर्ग था वो फेल हो गया था, तो उन्होंने उसका नाम भी बदल दिया था, वो मैं आप आगे बताऊंगी। सबसे पहले है बदगाम की लड़ाई।
3 नवंबर 1947 को 4 कुमाऊं रेजिमेंट की 3 कंपनियां बदगाम क्षेत्र में गश्त के लिए तैनात थी, यानी कि पेट्रोलिंग के लिए तैनात थी कि कभी भी कुछ भी होगा तो वो डील कर लेंगे उससे। कितनी? 4 कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट आप सबको याद रखना है। कंपनियां अलग होती है, रेजिमेंट अलग होती है, कंपनी अलग होती है, बटालियन अलग होती है, तो ये खैर हायरार्की होती है, वो आपको पता चल जाएगा बाद में अगर आप डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे तो। लगभग 2:30 बजे मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी पर गांव के घरों पर गोलीबारी शुरू हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको भी अवार्ड मिला था। पहले किसको अवार्ड मिला था मैंने आपको बताया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था मैंने आपको बताया। एक ये नाम आप सबको याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन सी रेजिमेंट से थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। अचानक लगभग 700 कबायलिया घुसपैठिया गुलमर्ग की दिशा में बदगाम की ओर बढ़े। संख्या में 7 गुना कम होने के बावजूद, कितना कम? यानी कि 700 वो थे तो 7 गुना कम, यानी कि इनके पास अप्रोक्स 100 होंगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों को बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित करा। देखिए, जब आप फौजी बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब अपनी टीम के साथ होते हो ना, तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हो, आप उन्हें मोटिवेट करते हो। तो एज अ लीडर, एज अ कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने क्या करा? अपनी पूरी टीम को प्रेरित करा कि भले ही वो हमसे काउंटिंग में ज्यादा है, बट हम यहाँ पे आए किस चीज के लिए, वो हम करके जाएंगे। जब तक एक कुमाऊं की राहत कंपनी पहुंची तब तक स्थिति पर दुश्मन का कब्जा हो चुका था। अतः मेजर मोहित शर्मा कौन सी रेजिमेंट के थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अब यहाँ पे दूसरी जो कंपनी आई है 1 कुमाऊं रेजिमेंट, तब तक उस जगह पे कब्जा हो चुका था, लेकिन लगभग 200 दुश्मन हताहत हो चुके थे। 700 थे, 200 मार दिए थे, जिससे उनकी आगे बढ़ने की गति रुक गई। लेकिन हमारे जो आर्मी के लोग थे वो नहीं रुक पाए, वो उनसे 7 गुना कम थे, बट स्टिल दे वर स्ट्रगलिंग। मेजर सोमनाथ शर्मा ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे कौन से बैटल के लिए, एक और क्वेश्चन आप सबके लिए, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कौन सी लड़ाई के लिए मिला? बैटल ऑफ बदगाम के लिए मिला। ये है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, द हीरो ऑफ बैटल बदगाम, ये है। फिर आगे का था फॉल एंड रिकैप्चर ऑफ जहांगीर। 24 दिसंबर 1947 को दुश्मन ने जहांगीर पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे बड़ा सामरिक लाभ मिला। इसलिए भारतीय रणनीति के लिए जहांगीर को वापस लेना आवश्यक था। इसके लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन विजय। 5 मार्च तक अम्बली धार पर कब्जा कर लिया गया और दुश्मन को कमान गोला हटा दिया। दूसरी लोकेशन ये हो गई जहांगीर वाली। खैर इसमें फेमस कोई ऐसे नाम मुझे नहीं मिल पाया, मैंने रिसर्च करी इस चीज के बारे में भी, बट अभी के लिए आपको इतना समझना कि बैटल ऑफ बदगाम एंड फॉल एंड कैप्चर ऑफ जहांगीर। ऑपरेशन के 2 चरणों में, अच्छा ये इसी के बारे में है। कौन से ऑपरेशन के बारे में? जो हमने लोकेशन बात करी थी अभी जहांगीर वाली, उसी से रिलेटेड कुछ रेजिमेंट्स हैं और कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशन को 2 चरणों में पूरा करना था। पहला चरण था किसके हाथ में? 19 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड। ये ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड के अंदर में ये चीज होती है। अच्छा ये रेजिमेंट है 1 राजपूत, 4 डोगरा, 1 कुमाऊं। इनका लक्ष्य था, आपने मूवी देखी होगी ना लक्ष्य मूवी, या फिर आपने शेरशाह मूवी देखी हो, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कैप्चर करने के लिए लड़ाई होती है। यानी कि पहाड़ होते हैं, आपने खैर मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोकेशंस के नाम होते हैं कि आपको ये कैप्चर करना है, आपको इस पे कब्जा करना है, आपको इसे अचीव करना है। तो कौन सी थी? जो पहला चरण था उसका काम था पॉइंट 3327 और 3283। खैर इतना डेप्थ में नहीं होती, बट स्टिल आपका फौजी बनना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। दूसरा फेज था, उसमें थे 50 पैरा ब्रिगेड, 3 पैरा मराठा लाइट इन्फेंट्री, 3 पैरा राजपूत और 1 पटियाला। इनका पॉइंट था 2701, जहांगीर पॉइंट 3399.3374। इस ऑपरेशन में 7 कैवलरी भी शामिल थी, ये भी एक रेजिमेंट है। 17 मार्च को पीर सिंह नक्का पर कब्जा कर लिया गया और 18 मार्च को जहांगीर पर अंतिम हमला शुरू हुआ। ये आप इमेज देख सकते हो, आई थिंक ये क्लियर है। ये है रिकैप्चर ऑफ जहांगीर की इमेजेस। अगला है विक्ट्री एट नौशेरा। 6 फरवरी 1948 को नौशेरा में लड़ाई निर्णायक साबित हुई और बाद में जहांगीर को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त किया। 2 जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर जी नायडू ने
कौन सी? अच्छा, जब भी बात आएगी विक्टर ऑफ नौशेरा की तो हमें कौन सा नाम याद रखना है? ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर जी नायडू ने ऑपरेशन सत्यांश का नेतृत्व करा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सत्यांश। ये हाईलाइट करना, कौन से ऑफिसर है जो विक्ट्री ऑफ नौशेरा से रिलेटेड है और कौन सा जो ऑपरेशन है और कौन से ऑफिसर है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। भारतीय सैनिकों ने 23 जनवरी को तुंग क्षेत्र का कब्जा किया और अगले दिन ठंडा पानी वाली तवी नदी पार की। 25 जनवरी को जब सैनिक सियोत और पॉइंट 2502 की ओर बढ़ रहे थे तब उन पर भारी गोलाबारी हुई और उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन उससे पहले उन्होंने दुश्मन को लगभग 100 हताहत पहुंचाई। तो विक्ट्री ऑफ नौशेरा से रिलेटेड आपके लिए बस इतना है कि 6 फरवरी डेट याद रखनी है, ऑफिसर का नाम याद रखना है और आपको ऑपरेशन याद रखना है। महावीर चक्र से सम्मानित नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा। एंड दिस इज द फोटो ऑफ बैटल ऑफ नौशेरा वाली। मोहम्मद उस्मान, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? महावीर चक्र। आगे है बैटल ऑफ तितवाल। तितवाल कहाँ पे लोकेटेड है वो भी मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। तितवाल की लड़ाई 1947-48 के युद्ध की सबसे भीषण और लंबी लड़ाइयों में से एक है। शुरुआती चरण में पश्तून कबायली लड़ाके सीमा पार करके भारत की ओर स्थिति तितवाल गांव पर कब्जा करने में सफल हो गए थे, मतलब वो आ गए थे, कैप्चर कर लिया था। उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय सेना के नियंत्रण में इससे 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना था। रिचमार गली तितवाल के दक्षिण में, नस्ताचून पास तितवाल के पूर्व में। तितवाल में वो आ गए थे, लोकेशन उन्हें कैप्चर कर ली थी, लेकिन उनका टारगेट ये था, ये दोनों जगह, जो कि किसमें थी? एक पूर्व में थी और एक दक्षिण में थी। इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कुछ है तो वो ये है, 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान सेना ने भारतीय चौकियों पर बड़ा हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों के साहस और दृढ़ता के कारण यह प्रयास असफल रहा। इस क्षेत्र में लड़ने वाली प्रमुख इकाइयां थी, ये है वो जो रेजिमेंट जिन्होंने वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैंने बोला ना कि इस रिलेटेड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, हमारे याद करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है कि बैटल ऑफ तितवाल की अगर बात आएगी तो हमें क्या याद रखना है? ये रेजिमेंट्स का नाम याद रखना है, एक सिख, एक मद्रास, 6 राजपूताना राइफल्स। ठीक है। 18 जुलाई 1948 को CHM पीरू सिंह। अच्छा, CHM क्या होता है? अच्छा, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम के आगे जो रैंक होती है वो अलग होती है, और जो JCOs होते हैं उनके नाम के आगे CHM। अच्छा, CHM की अगर किसी को फुल फॉर्म बताइए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीरू सिंह, आप सबने इनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। ये रेजिमेंट से थे, 6 राजपूताना राइफल्स से दुश्मन के कब्जे वाली पहाड़ी पर हमला करने का कार्य दिया गया। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र। तो यानी कि हमारे पास बैटल कौन सी है? बैटल है हमारे पास तितवाल। बैटल ऑफ तितवाल से हमारे पास किसके लिए परमवीर चक्र मिला है? हमें मिला है CHM पीरू सिंह। और ये कौन सी रेजिमेंट से? ये है 6 राजपूताना राइफल से। आगे है नॉर्दर्न सेक्टर। कश्मीर घाटी के उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र को गिलगित और बाल्टिस्तान से बुर्जिल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। जो नंगा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा है। इन पर्वतों के बीच लगभग 4000 मीटर ऊंचा बुर्जिल दर्रा स्थिति है। अच्छा, ये जो पास होते हैं ना, जैसे बुर्जिल पास है, ये अब तक इंडिया की ज्योग्राफी में इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं आपको चीजें पता होगी, तो इस वक्त इसलिए इनकी लोकेशंस को डिफेंड करना इंपॉर्टेंट था। जो ऐतिहासिक रूप से श्रीनगर और गिलगित के बीच व्यापारिक मार्ग, जैसे मैंने बताया, इनकी अपनी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, ट्रेड के लिए होती है, या फिर अगर वहां के रिवर्स जा रही है, या फिर आपकी चलने वाली जो रोड्स होती है, जो जहां से आपके ट्रांसपोर्ट जा रहे हो, तो इन सबका भी यहाँ से निकलना होता है। मूल रूप से लद्दाख प्रांत का यह पश्चिम क्षेत्र डोगरा शासन के अधीन था। तो नॉर्दर्न सेक्टर के नाम से जो फाइट थी वो यहाँ पे थी। बाद में इसे महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिशों के पट्टे पर दे दिया था, ताकि यह ब्रिटिश भारत और रूसी साम्राज्य के बीच एक सामरिक बफर क्षेत्र का काम कर सके। कश्मीर अभियान के उत्तरी मोर्चे के मुख्य क्षेत्र थे गुरेज, स्कर्दू, द्रास, कारगिल, लेह। हमने इनको देखा था अभी मैप में, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, थोड़ी सी नहीं, काफी, बट अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट हैं तो आई सैल्यूट योर
स्पिरिट, आप सब लोग बहुत डेडिकेटेड है अपनी फौज को लेकर के, अपने सपने को लेकर के। ये रहा कारगिल, लेह, स्कार्दू, द्रास, इन लोकेशंस के बारे में बात हो रही है। मैं इनको किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। इन लोकेशंस के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ से उन्होंने एंटर करना स्टार्ट करा था। यहाँ पे धीरे धीरे हर एक लोकेशन पे लिए उन्होंने एक अलग अलग ऑफिसर्स को, इंडियन आर्मी ने अलग ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करा, अलग अलग सोल्जर्स को डेजिग्नेट करा, अलग अलग रेजिमेंट्स को डेजिग्नेट करा। इसीलिए जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं, या हर रेजिमेंट की अपनी एक हिस्ट्री होती है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, ये था। नवंबर 1947 से अगस्त 1948 के बीच दुश्मन ने इस क्षेत्र में कई सफलताएं प्राप्त करी। 31 अक्टूबर 1947 को गिलगित के तख्ता पलट हुआ, जिसका नेतृत्व मेजर विलियम ब्राउन ने किया, और इसमें गिलगित स्काउट शामिल थे। इसमें गिलगित स्काउट शामिल थे। ये डेट इंपॉर्टेंट है, गिलगित में तख्ता पलट हुआ। गिलगित अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में उसका नाम भी सुना होगा। खैर, डिफेंस ऑफ स्कार्दू की बात करें, एक अलग लोकेशन है। इस युद्ध की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक स्कार्दू की घेराबंदी थी। नवंबर 1947 में गिलगित के पतन के बाद स्कर्दू की रक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा 6 जे एंड इन्फेंट्री, जे के इन्फेंट्री के जम्मू एंड कश्मीर की इन्फेंट्री, अलग से आपने नाम भी सुना होगा। अच्छा, एक और नाम है, बहुत फेमस नाम है, 1999 वॉर को लेकर के है, विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा सर कौन सी रेजिमेंट के थे, ये आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। सैनिक 3 दिसंबर 1947 को स्कर्दू पहुंचे और किले के अंदर रक्षा स्थिति में तैनात हो गए। कर्नल थापा के पास केवल लगभग 240 285 सैनिक थे, जबकि दुश्मन के पास लगभग 600 सैनिक थे और आधुनिक हथियार थे। अच्छा, आज हमारे पास जो इंडिया में जो हम वीपन्स बना रहे हैं, मेड इन इंडिया जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हम बना रहे हैं, उसके अलावा भी हम फॉरेन से चीजें लेते रहते हैं। 1947 के टाइम पे इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। स्टिल देखा जाए तो हमने 1947 वाली वॉर जीती, 1962 हमने जीता, ये 1999 हम जीते। तो मतलब एक ना स्पिरिट होती है कुछ, आपको ऑब्वियसली उस चीज से आपको एज मिलती है, आपके पास वीपन्स क्या है, बट आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना अपने देश को डिफेंड करने के लिए, कि सोल्जर्स जो फौजी होते हैं वो एक बार भी ये चीज नहीं सोचते हैं कि उनकी जान का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा। और यही चीज ना जब आपको ट्रेनिंग हो रही होती है, खैर जब आप एक फौजी बनने का सपना देखते हो, आपको में भी आपको ये होता है कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, आप देश से प्यार करते हो, आप ये तो कभी भी नहीं सोचते हो कि एक दिन मैं शहीद हो जाऊंगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी ऐसी इंस्पायरेशन होती है कि मेरा नाम हो जाएगा, मैं मेरी सबसे बड़ी मेरे लिए ये चीज़ होगी कि मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन मेजरली तो आप ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, जब ट्रेनिंग होती है, जब आप उस यूनिफॉर्म को पहन लेते हो, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म होती है आपके पास, जब आपको सैल्यूट करना सीख जाते हो आप, मतलब आपको नेशनल फ्लैग से जो प्यार होता है ना, वो एक अलग डेडिकेशन है, वो आप किसी और प्रोफेशन में नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। वैसी डेडिकेशन होती है जब आप एक फौजी बन जाते हो। और यहाँ पे अब तो मैं आपको शायद इतने डेप्थ में चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से वॉर हुए, किस किस का कंट्रीब्यूशन था। और इस सीरीज का मतलब मेरा यही था कि आप सबको पता चले जिस चीज के लिए आप जाना चाहते हो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। आप सबको देखो, बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मूवीज में कुछ चीजें रियलिटी होती है, कुछ नहीं होती है। वो 2 घंटे खत्म है, वो आपको बस एक्टर्स का नाम याद रह जाता है, विजुअल्स याद रह जाते हैं। बट कुछ चीजें ना, आप जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको फोटोज दिखा रही हूँ, मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ, ये चीजें आपके दिल पे छप जानी चाहिए कि आपको किस चीज को डिफेंड करना है। आपको इस देश को डिफेंड करना है जिस देश के लिए पहले से हजारों लाखों सैनिक ऑफिसर्स अपनी जान दे चुके हैं, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो मोटिव है लास्ट तक, जिस दिन तक आप रिटायर हो, जिस दिन तक आप शहीद हो, उस दिन तक आपका मोटिव खैर क्या होना चाहिए कि आपको अपने देश के लिए ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। 11 फरवरी 1948 को दुश्मन ने हमला किया, इसके बावजूद भारतीय सैनिक ने लगभग 6 महीने तक बहादुरी से रक्षा की और 13 अगस्त 1948 को स्कर्दू दुश्मनों के हाथों में चला गया। यानी कि स्कर्दू जो है वो देखा जाए तो हम यहां तक हारने वाली सिचुएशन बन रही थी। कश्मीर ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ये है स्कर्दू, ये पीओके के, अब खैर ये है पूरा जो हमारा गिलगित है, वहां पे जो लड़ाई हुई वो हम खो दिए।
पीओके का आगे इस पे कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल था इसका, लेह हमारा है, कारगिल हमारा है। फिर अगला है बैटल ऑफ जोजिला एंड डिफेंस ऑफ लेह, यानी कि हमने लेह को किस तरह से प्रोटेक्ट करा। लद्दाख घाटी की आधार ऊंचाई लगभग 10,000 फीट है, जबकि कई बस्तियां 12,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई पे हैं। जोजिला दर्रे के माध्यम से श्रीनगर से लेह की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में लेह को सुरक्षित करना भारतीय सेना और हमलावरों के बीच एक दौड़ बन गया। 40 लाहुली स्वयं सेवकों का एक दल, जिसका नेतृत्व कैप्टन पृथ्वी चंद और कैप्टन कुशल चंद, जो कि थे 2 डोगरा रेजिमेंट, कर रहे थे। फरवरी 1948 में 16,000 फीट ऊंचे जोजिला दर्रे को पार करने के लिए निकला। मैंने अभी बताया था कि वहां पे जो पास होते हैं, जो दर्रे होते हैं, उनकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इतनी ऊंचाई पर भी इंडियन आर्मी वहां पे जाकर के लड़ती है, प्रोटेक्ट करती है अपने देश को। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर मतलब पहाड़ों को सोचते, तो हम बस सोचे ना एक दो दिन जाके घूम के आए। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पे सर्व करना, वहां पे कैसे खाना खाते हैं, कैसे उनको पानी मिलता है, इतनी ठंड में वो सर्वाइव कैसे करते हैं। ये कुछ फोटोज हैं, आप देख सकते हो, ऊंचाई देख रहे हो आप, ये सीधे मतलब वही अगेन मैंने जो पिक्चर्स है मैंने बहुत ऑथेंटिक ली है, जो रियल है मैंने वही आपको दिखाई है, जो बैटल की है, जो ऑफिशियल डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मैंने आपको वो यूज करके दिखाया है। इतनी ऊंचाई पे ये हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, ट्रक्स पे जा रहे हैं, ठीक है। ये उनका जीप है, आप सबका खैर फैंटेसी होती है कि हमको फौजी बनेंगे तो हमको जीप देखनी है ना। फैंटेसी नहीं कि एक चाह होती है वो तो है। तो ये उसी लड़ाई के बारे में है, कौन सी वाली, जोजिला वाली। बाद में दुश्मनों के दबाव के कारण लेह को हवाई मार्ग से मजबूत करना जरूरी हो गया। 24 मई 1948 को एयर कोमोडोर मेहर सिंह और मेजर जनरल के.एस. थिमैया का विमान लेह में उतरा। उन्होंने फिर एयरफोर्स को बुलाया। यह घटना भारतीय सैन्य विमानन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी। तो क्या मिला हमें समझ में आया इसमें, कि जो हमने बैटल ऑफ जोजिला एंड डिफेंस ऑफ लेह है, इसमें इंडियन एयरफोर्स का देखा जाए तो हिस्टोरिक रोल रहा है। क्योंकि आज भी देखिए जो मतलब जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी सर्व कर रही है, तो वहाँ पे मोस्टली जो आना जाना है, खैर अब कितना भी हमारे पास जो रोड्स हैं अच्छी बन गई है, बट स्टिल उनका जो मेजर आना जाना होता है वो किसके थ्रू होता है, हेलीकॉप्टर्स के, एयरप्लेन्स के थ्रू होता है। और इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से हमें समझ में आया था कि अगर हमें जम्मू कश्मीर में, लेह में, लद्दाख में अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना, तो हमें इंडियन एयरफोर्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला है ऑपरेशन जोजिला। अगस्त सितंबर 1948 में 77 पैरा ब्रिगेड, ये याद रखनी है आपको, ये रेजिमेंट्स के नाम है। और खैर जब आप फौजी बन जाएंगे, आप लोग इन्हीं में से किसी का पार्ट बनेंगे, तो पहले से थोड़ा सोच लेना कि मेरे को किस में जाना है। इन सब की ना जो सारी रेजिमेंट्स हैं, इन सब के अपना एक इतिहास है। और आपको ना वो जो लेगेसी है, जैसे हम घर में होते हैं ना, मेरे दादाजी की जो लेगेसी है, पापा की जो लेगेसी है, हमें वो मेंटेन करके चलना है, उनका नाम रोशन करना है, हमारे एंसेस्टर्स को मैं प्राउड फील कराना है। तो यहाँ पे ना ये आपकी लेगेसी, आपको इनकी लेगेसी लेके चलनी है आगे। द्वारा जोजिला दर्रे को वापस लेने के कई प्रयास असफल रहे। इसके बाद जनरल के.एस. थिमैया ने एक साहसिक योजना बनाई, जिसमें 7th लाइट कैवलरी स्टुअर्ट टैंक इस्तेमाल किया गया। इसमें एक टैंक भी इस्तेमाल किया गया। आप सबको पता होगा, अच्छा अगर पता है तो वो कौन सी रेजिमेंट है जिसमें टैंक यूज होते हैं। टैंकों को श्रीनगर में खोलकर बालटाल तक पहुंचाया गया। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियरों ने दुश्मन की गोलीबारी के बीच टैंकों के लिए रास्ता बनाया। किसने, इंजीनियरिंग ग्रुप ने, कौन से ने, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने किसके लिए रास्ता बनाया, टैंकों के लिए। अच्छा एक होता है हवाई वाली लड़ाई होगी, गोलाबारी वाली लड़ाई होगी, गन्स वाली लड़ाई होगी, और एक ये टैंक्स वाली, आप लोगों ने देखा भी होगा बॉर्डर मूवीज में, है ना, गोलाबारी के लिए। इस अभियान को नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो, उनका निकनेम शायद होगा ये स्पैरो, आपको ये ध्यान रखना है। कौन से, ये जो नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह, कौन सी लड़ाई से जुड़े हैं, ऑपरेशन जोजिला से। 1 नवंबर 1948 को संयुक्त टैंक और वायुसेना के हमले के माध्यम से जोजिला दर्रा वापस ले लिया गया, वापस मिल गया हमको। इसके बाद कारगिल और द्रास की पुनः प्राप्ति कर ली गई। मिल गया हमें, कारगिल मिल गया, द्रास मिल गया, और लेह मिल गया, और जोजिला।
खैर आगे देखिए, 1 नवंबर 1948 बैटल ऑफ जोजिला, ये रहा, ये हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं। ये इनकी मेहनत का रंग है कि फाइनली आज इंडिया के पास ये है, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। लुक एट देयर प्राउड फेस। भारतीय सेना की वीरता और सैन्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की अद्भुत और गौरवमयी कहानी। ठीक है, सीज फायर। अच्छा, ये जो वर्ड है, जब ये लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम उन पे बचा रहे थे, अपनी चीजों को डिफेंड कर रहे थे, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहले ये दो देशों के बीच लड़ाई नहीं थी। देखा जाए तो पाकिस्तान को ऑफिशियली देश का टैग नहीं मिला था, बस हम तो जम्मू कश्मीर को डिफेंड कर रहे थे ना, और जम्मू कश्मीर तो भारत का ही पार्ट था, तो हम पाकिस्तान को वैसे लड़ाई, ऑफिशियली हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, ना हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, ना हम बमबारी कर रहे थे, ना वहां के लोगों को हम अटैक कर रहे थे। कुछ लोग हमारे देश में आए, जम्मू कश्मीर में आए, हम पे अटैक करा, हमारी चीजों को नुकसान पहुंचा, हम तो बस उन्हें डिफेंड करे थे, तो ये दो देशों के बीच का नहीं था। लेकिन जब ये चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, वो यूएन के पास लेके गए, तब जाकर के पाकिस्तान का इसमें ऐसे दिखाया गया कि हाँ, ये दो देशों के बीच की लड़ाई है। अब जब थोड़ी चीजें हाई लेवल पे चली गई, मतलब इंटरनेशनल लेवल में इन्वॉल्व हुई, तो उन्होंने क्या बोला कि आप सीज फायर लगा दीजिए, यानी कि इसको युद्ध विराम कर दीजिए, जो भी। अच्छा, उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जहां पे इंडियन आर्मी है वो पोजीशन उनकी हो जाएंगी, और जहां पे पाक वाले हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट आए थे, क्या उस टाइम पे कुछ लोग ऑप्शन मिला था ऑब्वियसली कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, पाक आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो जो उस टाइम पे वहां पे डेजिग्नेटेड थे, जहां पे उनकी जो पोजीशन थी, उनको वहीं से करके डिवाइड कर दिया कि आप ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा। फिर लंबी वार्ताओं के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम पर सहमत हो गए। 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 1949 में युद्ध विराम लागू हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को अपनी नियमित और अनियमित सेनाएं हटानी थी, जबकि भारत को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित सेना रखने की अनुमति दी गई, क्योंकि वहां पे जो बॉर्डर पे हमारे फौजी थे जो कि डिफेंड करने के लिए गए थे, उनको बोला था कि अब आप सारे हटा दीजिए, बस जितना जरूरी है उतना रखिए। आगे है उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से, खैर मैंने आपको एक एक करके सबके बारे में बताया है, आपको एक बार में सब याद नहीं रहेंगे, बट मैं शुरू में भी आपको बोलना भूल गई कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठना है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन फेमस पर्सनालिटीज को याद कर पाए। आपको बॉलीवुड हीरोज के नाम याद हो जाते हैं, मतलब हर किसी का आप नाम याद कर लोगे, लेकिन आपके जो हीरोज रहे हैं आप उनके बारे में नहीं पता रखते हो। तो माई एडवाइस इज, देखो ये चीजें ना मैं किसी और बच्चे को नहीं बोलूंगी, अगर आप आरडब्ल्यू डिफेंस का पार्ट हो, आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, इसलिए मैं इस बात पे बार बार जोर दे रही हूँ, बेटा आप सब फौजी हो, आने वाले टाइम के फौजी हो, तो वो स्पिरिट सिर्फ आपके अंदर ही है कि आप लोग उस चीज को फील कर सकते हो। इसलिए जिन भी ब्रेव्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, जिन भी बटल्स के मैंने आपको नाम बताए, आपने कभी अगर 10 लोगों में बैठे हो और आप कहीं पे कुछ चर्चा हो रही हो, तो आप फैक्ट्स के बारे में बात कर सको। अब मुझे लगता है विजुअल्स तो मैंने ज्यादा यूज नहीं करे हैं, बट मैंने जो चीजें बताई हैं, जो फोटोज थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखाए हैं, नाम गिनवाए, आप शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए हो, फील कर पाए हो उस चीज को, ठीक है। यह युद्ध राज्य की पूरी सीमा पर फैल गया। भारतीय सेना के समय पर हस्तक्षेप ने श्रीनगर को बचाया। अगर सही टाइम पर हम भारतीय सेना नहीं पहुंची, आपको पता है श्रीनगर कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अगर आप लोग कभी घूमने गए होंगे तो, खैर उसको बचाया। और इसके बाद बारामुल्ला, नौशेरा, झांगा जैसे क्षेत्रों को वापस लेने के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद में भी हमने लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। खैर यहाँ तक तो हर एक लोकेशन को पाने के लिए एक अलग स्ट्रगल था, कितने लोग शहीद हुए थे। उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने स्कर्दू, लेह और जोजिला दर्रे की रक्षा के लिए संघर्ष किया। कठिन भूभाग, खराब संचार व्यवस्था और कठोर मौसम। देखिए एक तो खासकर ना वहाँ पे नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होता है, तो खैर अब तो खैर इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग अच्छी हो चुकी है, बट उस टाइम पे नहीं था। दूसरा वहाँ के जो रास्ते हैं, है ना, रास्ते है ही नहीं, अब तो खैर बन गए हैं बट पहले तो थे ही नहीं। तीसरा वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, और इतनी ठंड में कोई रहे कैसे, तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थी। मौसम खराब था, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, और जो जोग्राफिकली एरिया है, पहाड़ है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया से जो चाइना वाला हमारा जो हार रही है युद्ध की, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जोग्राफिकल लोकेशन। मतलब
इंडिया किस लोकेशन पे था और चाइना किस पे था, उसका उसको बहुत फायदा मिला, जिसकी वजह से वो युद्ध जीत पाया था। नेतृत्व ने बड़े क्षेत्रों को वापस लेने में सफलता दिखाई। इस युद्ध ने परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिक थे। ठीक है, जो लास्ट वाला हमने अभी बात करी थी, खैर ओवरऑल देखा जाए तो यही थे। मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुबर आने। मेजर सोमनाथ शर्मा की मैंने आपको फोटो दिखा दी थी। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुबर आने ये है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार उनका फोटो जरूर देख लीजिए। राम रघुबर आने, लांस नायक करम सिंह, जादूनाथ सिंह जी, मेजर पीरू सिंह। खैर इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सारे फोटोज यहाँ पे नहीं लगा पाई हूँ, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है हम जिंदगी भर याद रखेंगे। भारत की सबसे पहली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, एक तरफ खुश थी और एक तरफ ये माहौल था। अगर उस वक्त इन लोगों ने या इनके अलावा जो जितने भी फौजी थे, टू बी खैर बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, अगर वो नहीं होते तो आज शायद इंडिया के पास जम्मू कश्मीर जितना है उतना भी नहीं होता। खैर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1962 वाला वॉर। इस क्लास से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जो सिखाना चाहती हूँ मैं सिखा सकूँ, वो चाहे मेरे आपको पर्सनल मैसेज हो कि आप फौजी बनना चाहते हो उसको लेकर के, या यहाँ की जो डाटा हो, फैक्ट्स हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।